मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। आज के इस वीडियो में भारत चीन का जो 1962 का युद्ध, उस युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। आज का जो ये दिन है, आज का ये दिन 18 नवंबर 2025 है और आज ही के दिन यानी कि 18 नवंबर को चीनी सैनिकों ने, चीन के 3000 सैनिकों ने भारत के रेजांगला दर्रे पर तैनात मात्र 120 वीर सिपाही के सामने आज ही के दिन 18 नवंबर को एकदम नए नए हथियार, मॉडर्न हथियारों के साथ 300 सैनिक भारतीय रेजांगला दर्रे की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नजर आया। वो आज ही का दिन था। 1962 का जो युद्ध हुआ उसमें आज का दिन बहुत बड़ा अहम मायने रखता है। इस युद्ध के लिए बहुत बड़ा फैक्टर मायने रखता है और भारतीय जो 120 सैनिक, वो 120 सैनिक वहां डटे रहे और उन्होंने कहा कि 1 इंच भी हम लोग नहीं हटे। तो आइए इस वीडियो में, आज चूंकि ऐतिहासिक दिन है 18 नवंबर और भारतीय वीर सिपाहियों की गाथा को जानने का भी दिन है, इसको रिवीजन करने का भी दिन है, क्योंकि आपको आपका इतिहास जो है वो पता होना चाहिए। तो कृपया आप लोग से हम विनती करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए काफी अहम हो जाता है। क्योंकि कहां कहां आप देखते हैं कि 300 सैनिक और उसमें भी मॉडर्न हथियारों के साथ भारत के 120 सैनिक के सामने जो है एकाएक जो है वो नजर आता है कि वो आगे चीनी सैनिक जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस युद्ध में क्या कुछ हुआ, किसका कितना योगदान रहा, इसके बारे में भी बताएंगे और इस युद्ध में क्या कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो जब 3000 चीनी सैनिकों से घिर गए, 3000 से सैनिकों से अधिक की संख्या में आ रहे थे, जब घिर गए 120 बहादुर 1 इंच पीछे नहीं हटे। महीनों बाद भी पोजीशन पर जमी वहां पे लाशें मिली। रेजांगला की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको बता दें, नवंबर 1962 में भारत और चीन के बीच जंग जारी थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नजदीक लद्दाख के रेजांगला में 13 कुमायूं बटालियन की चार्ली कंपनी तैनात थी। -30 डिग्री की तूफानी हवाओं से बचने के लिए जवानों के पास ढंग के स्वेटर और दस्ताने तक नहीं थे। पत्थरों से बने बिना छत वाले बंकर, जरूरत से आधी ऑक्सीजन के साथ इस चौकी पर जिंदा रहना भी किसी जंग से कम नहीं था। तभी आई 18 नवंबर 1962 की वो सुबह। चौकी पर तैनात जवानों ने देखा कि 3000 से ज्यादा चीनी सैनिक मॉडर्न हथियारों के साथ रेजांगला दर्रे की ओर चले आ रहे हैं। उनसे भिड़ने का मतलब था सीधा सीधी मौत। कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी ने आदेश दिया, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। आदेश आया मेजर शैतान सिंह का। उस समय वे कंपनी के कमांडर थे। और फिर शुरू हुई वह जंग जो मिसाल बनी। महीनों बाद जब बर्फ पिघली तो पोजीशन में उनकी जमी हुई शरीर मिली। साथ ही दिखा चीनी सैनिकों का राइफलें उल्टी रखकर दिया गया आर्म्स डाउन सैल्यूट, जो भारतीय सेना के लिए था। यानी दुश्मन भी भारतीय सेना को जो है वो सैल्यूट कर रही थी। वो दर्शा रही थी कि भारतीय सेना ने 1962 के जंग में आखिर किस तरीके से युद्ध लड़ा, कितनी वीरता से इस युद्ध को लड़ा। तो 21 नवंबर को रिलीज होने वाली फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर ने इस लड़ाई को फिर सुर्खियों में ला दिया। कौन थे ये 120 योद्धा? रेजांगला में उस रात क्या हुआ था और
अब क्यों मच रहा है विवाद, ये भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो रेजांगला की लड़ाई से पहले भारत और चीन के सीमा विवाद को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसकी जड़ 1914 की मैकमोहन रेखा थी, जिसे भारत में ब्रिटिश राज के दौरान तिब्बत के साथ सीमा तय करने के लिए खींचा गया, लेकिन चीन ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा भी कर लिया, तो भारत ने इसका खुलकर विरोध भी नहीं कर पाया, भारत ने इसका खुल के विरोध नहीं किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ शांति की नीति पर कायम रहने का काम किया। आपको बता दें, 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा छिपकर भारत आ गए, जिससे चीन भड़क गया। इसके बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में लगातार घुसपैठ शुरू की। भारत ने जवाब में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, यानी बॉर्डर के पास छोटी छोटी चौकियां बनाकर अपने होने का एहसास कराया गया भारत की ओर से। इसी नीति के तहत भारतीय सेना ने अक्साई चीन और लद्दाख के इलाकों में कई पोस्टें बना ली, जिनमें से एक थी रेजांगला पोस्ट। ये इलाका करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां तापमान 30 डिग्री तक गिर जाता था और ऑक्सीजन बेहद ही कम थी। 29 सितंबर 1962 को 13 कुमायूं बटालियन को इस पोस्ट में तैनाती के आदेश मिल गए। उस समय चार्ली कंपनी के मुखिया थे मेजर शैतान सिंह भाटी। वो राजस्थान के जोधपुर जिले के बनासर गांव के रहने वाले एक राजपूत थे। बटालियन के ज्यादातर जवान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले थे। कश्मीर में पोस्टिंग के चलते ये जवान सर्दियों में रहना सीख चुके थे, लेकिन बर्फ से इनका पाला कम ही पड़ा था। लद्दाख में विंड चिल फैक्टर भी काम करता है, यानी इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं कि खाने पीने की सारी चीजें आपको पत्थर बन जाती। बटालियन का हिस्सा रहे लांस नायक रामचंद्र यादव के मुताबिक आपको बता दें, लद्दाख की ठंड से निपटने के लिए जवानों के पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे। कुछ ही दिनों बाद जवान बीमार पड़ने लगे। शुरुआत के दिनों में खाना बनाते वक्त बर्तनों ने जवाब दे दिया, तो जवानों ने बिस्किट खाकर काम चलाया। फिर एक बड़े प्रेशर कुकर का इंतजाम हुआ, जिसमें चावल उबालकर खाए गए। 20 अक्टूबर को भारत चीन में फाइनली युद्ध की शुरुआत हो गई। हालांकि 18 अक्टूबर को ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन फाइनल युद्ध जो माना गया वह 20 अक्टूबर को भारत चीन युद्ध का जो है घमासान युद्ध जो है दोनों में शुरू हो गई। शुरुआती झड़पों में ही भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा और चीन ने तवांग, बोमडीला और गलवान जैसी चौकियों पर कब्जा कर लिया। 20 नवंबर को फाइनली ये हो गया, फाइनल कर दिया गया दोनों ओर से ये युद्ध है और इस युद्ध की घोषणा होती है। और भारतीय जवान, उस समय में भारत के जवानों के पास ठंड में ढंग के कपड़े भी पहनने के लिए नहीं, और ऊपर से थोपी गई युद्ध। एकाएक चीन ने गद्दारी करते हुए भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया और भारत ने इसका वीरता से जो है देखिए सामना किया। नेविल मैक्सवेल अपनी किताब इंडियाज चाइना वार में लिखते हैं कि युद्ध के पहले हफ्तों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह विश्वास था कि चीन भाईचारे के रिश्ते को नहीं तोड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे भारतीय चौकियां गिरती गई उन्हें धक्का लगता गया। इधर लद्दाख में त्रिशूल ही एकमात्र इलाका बचा था जिस पर अभी तक तिरंगा लहर रहा था। रेजांगला के पास 13 कुमायूं बटालियन तैयारियों में जुटी हुई थी। बोरे मंगवाए गए, जिनमें कंक्रीट भरकर बंकर बनाए गए। रेजांगला में भारतीय सेना के पास ऊंचाई का एडवांटेज था। वो 18,000 जो है 300 फीट की ऊंचाई पर थी, जबकि चीनी सैनिक 16,000 फीट पर थे। देर रात बर्फीले तूफान के बीच सैनिक अपने अपने बंकरों में थे, लेकिन रेडियो ऑपरेटर लांस नायक
रामचंद्र यादव को ब्रिगेड हेडक्वार्टर से एक संदेश मिला जिसमें कंपनी को पीछे हट जाने की धमकी मिली, यानी आदेश दिया गया। इस पर कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी ने कहा, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिंदा हैं रेजांगला की मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। 18 नवंबर का सूरज अभी निकला नहीं था। रात के अंधेरे में दुश्मन दबे पांव रेजांगला की ओर बढ़ने लगा। सबसे आगे की पोस्ट पर तैनात जवानों ने मेजर शैतान सिंह को सिग्नल भेजा तो उनका जवाब आया कि चीनी सैनिक जैसे ही उनकी रेंज में आए फायरिंग शुरू कर दी। ऑर्डर मिलते ही भारतीय जवान दुश्मन पर मशीन गन्स और लाइट मशीन गन्स की मदद से ताबड़तोड़ फायर करने लगे। कुछ ही मिनटों के बाद मेजर को इत्तला दी गई कि चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है और अब तक किसी भी जवान को खरोंच तक नहीं आई। वहीं दूसरी ओर चीन ने सुबह 4:30 बजे एक नई चाल चल दी। बटालियन की सभी पोस्ट पर एक साथ सेलिंग की गई। आसमान से बरसते बारूद के गोलों ने जवानों का खड़े रहना मुश्किल कर दिया। शैतान सिंह ने कहा कि जवान चाहें तो पीछे हट सकते हैं। इस पर आगे की सीमा पर लड़ रहे अहीर जवानों का जवाब आया, चिंता मत कीजिए साहब, हमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त। इस पर शैतान सिंह ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ हूं और भले ही मेरे नाम में भाटी लगा है, लेकिन आज भी मैं यादव हूं, मैं तुम लोगों के साथ हूं, मैं किसी भी हाल में पीछे मैं भी हटने को तैयार नहीं हूं और ये भारत के वीर सपूत हैं, ये कभी पीछे नहीं हटेगा। शैतान सिंह की बातों ने बाकी सैनिकों में भी जोश भरने का काम किया, लेकिन हकीकत ये थी कि 20 मिनट की उस सेलिंग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। जवानों के पास अब सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के दौर की 303 राइफलें ही थी जो चीन की हैवी आर्टिलरी के आगे नहीं टिक सकती थी। 303 राइफलों को एक बार फायर करने के बाद फिर से लोड भी करना पड़ता था। कुलप्रीत यादव की किताब है उनका द बैटल ऑफ रेजांगला। इसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि भारतीय जवानों के पास ठंड से लड़ने के कपड़े नहीं थे। वो मोटे हैंड ग्लव्स पहने हुए थे जिससे बंदूक के ट्रिगर में उनकी उंगली नहीं जा पाती। इस बात का फायदा उठाकर चीनी सैनिकों ने पूरी ताकत से हमला किया। भारतीयों के टेंट और बंकर चकनाचूर हो गए, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा। कई सैनिकों के पैर कुचल दिए गए, वो गोलियां खाकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ जवानों ने तो बिना हथियार के भी 2-2 हाथ किए लड़ाइयां की, मलयुद्ध किए। 2 से 3 चीनी सैनिकों को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं चल सके। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए, घायल हो गए। पहले उनके कंधे पर सेल का एक टुकड़ा आकर लग गया, फिर एक साथ 10 से ज्यादा गोलियां उनके पेट में आकर धंस गई। उस समय उनके साथ मौजूद लांस नायक रामचंद्र यादव ने देखा कि मेजर की आंतें बाहर आ चुकी हैं। मेजर शैतान सिंह ने रामचंद्र से कहा कि बटालियन में जाओ रामचंद्र और उन्हें बताओ कि कंपनी कितनी बहादुरी से लड़ी और शहीद हो गई। 5:15 बजे मेजर शैतान सिंह की सांसें थम चुकी थी। इसके बाद रामचंद्र यादव ने उनके शरीर को बर्फ से ढक दिया। मेजर शैतान सिंह के अंगरक्षक निहाल सिंह ने उनके आखिरी शब्द सुन लिए थे। वो वहां से निकलकर भाग जाना चाहते थे। उन्होंने किसी तरह अपनी लाइट मशीन गन के पुर्जे अलग किए ताकि दुश्मन सैनिक उसका इस्तेमाल न कर सके, लेकिन उनके दोनों हाथों में गोली लग चुकी थी और तभी चीनी सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। फिर भी रात के अंधेरे में चीनी सैनिकों को चकमा देकर निहाल सिंह वहां से निकल भागे। भटकते भटकते 19 नवंबर की दोपहर को निहाल सिंह हेडक्वार्टर पहुंचे। उन्हें जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब अधिकारियों ने पूछा कि वहां क्या हुआ था, तो निहाल सिंह ने पूरी कहानी जो है वो सुनाई। शुरुआत में उनकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। इतिहासकार रचना बिष्ट एक इंटरव्यू में बताई है कि वो जवान रेजांगला से वापस नहीं लौटे। उन्हें 2-3 महीनों तक कायर कहा गया। आसपास के गांव वालों ने उनके परिवारों से बात करना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया। 3 महीने बाद फरवरी 1963 में एक स्थानीय चरवाहे ने बर्फ में जमी लाशें देखकर नजदीकी भारतीय पोस्ट को सूचित किया। सूचना मिलने पर सर्च के लिए टीम भेजी गई। टीम ने वहां जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था।
13 कुमायूं बटालियन के सैनिकों के शव मोर्चे पर अपनी पोजीशंस पर ही जमे मिले। कितने तो मरते मरते हथियार जकड़े हुए ही थे। अंतिम सांस के लिए हथियारों को अलग करने में मेडिकल टीम के भी पसीने छूट गए। रेजा अंगला की इस लड़ाई में 113 भारतीय सैनिक शहीद हुए। 6 जवानों को बंदी बना लिया गया, जिनमें से एक निहाल सिंह कैद से भाग निकली। एक की मृत्यु चीन के कैद में ही हो गई और 4 वापस देश लौट गए। रेजा अंगला की लड़ाई में भारतीय जवानों ने चीनियों को करारा जवाब दिया था। बाद में खुद चीन के रेडियो प्रसारण ने माना कि इस मुकाबले में उनके सैनिकों की हताहत संख्या भारत की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा हुई। माना जाता है कि उनकी वीरता को देखकर चीनी सैनिक भी स्तब्ध रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए। जब टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक कई भारतीय सैनिकों की लाशों को आर्म्स डाउन सैल्यूट देकर गए थे। इसे सैनिक परंपरा में सम्मान और श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो लाशों पर चीनी सैनिकों की राइफलों के मुंह के नीचे की ओर झुके हुए रखे गए हुए थे। कुछ रिकॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि लड़ाई के बाद चीनी सैनिकों ने अपने कमांडर से जाकर कहा था, दे डिड नॉट रिट्रेट एन इंच, यानी वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। 13 कुमायूं की सी कंपनी को बाद में कई सम्मान मिले। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र, जबकि 8 अन्य जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 6 बजे हुए सैनिकों में 6 जो बचे हुए सैनिक थे, उन सैनिकों में से 5 को सेना मेडल और 1 को मेंशन इन डिस्पैच दिया गया। यह एकमात्र एक ऐसी कंपनी थी जिसे भारतीय सेना के इतिहास में सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार एक साथ मिले। फरहान अख्तर की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद इसका नाम 120 बहादुर से बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग उठाई जा रही। अहीर समाज का आरोप है कि फिल्म में हीरो की कहानी को कम दिखाकर अहीरों की कहानी को कम दिखाकर आंका गया, कम दिखाया गया। इसे मेजर शैतान सिंह भाटी पर ही केंद्रित कर दिया गया। अहीर की बातें, अहीर की रेजिमेंट के जो वीर सिपाही थे, वो वीर सिपाही की कहानी को कम आंका गया। अब सच्चाई क्या है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो है कि भारत के जो वीर सपूत थे, भारत के जो सेना थी, वो 1962 के युद्ध में, जबकि भारत के पास ठंड में ढंग के कपड़े पहनने के लिए भी नहीं थे, भारत के पास आधुनिक हथियारें नहीं थी, भारत के पास यूं समझिए कि कोई भी मॉडर्न हथियार नहीं था, लेकिन भारतीय सेना ने 1962 में चीन को ऐसा करारा जवाब दिया, ऐसा तमाचा मारा कि चीन की हालत पतली हो गई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपने देश के नाम कमेंट बॉक्स में कम से कम भारत महान जरूर लिखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तक जो है तभी वीडियो आ पाएगी। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।